गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका चैप्टर जो नोट्स भेजे गए हैं अनुवांशिकी चैप्टर के हैं। ठीक, अनुवांशिकी होती क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक संरचनाओं व विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने किया था, किंतु अनुवांशिकी के पिता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म था वो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में हुआ था और एक चर्च में पादरी थे। वहीं पे इन्होंने चर्च के ग्राउंड में ही मटर के पौधे, उद्यान मटर के पौधों पर प्रयोग किए और आनुवंशिकता संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। जब इन्होंने इन नियमों की खोज की थी तो इन्होंने इसका उल्लेख पेपरों में किया था। दुर्भाग्यवश ये पेपर खो गए और बहुत सालों के बाद इनके नियमों की पुनर्खोज हुई थी और इनके नियमों की पुनर्खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। सबसे पहले कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के थे। इन्होंने एक नियम सिद्धांत दिया था जिसको अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरे वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रीज, ये हॉलैंड के थे और इन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया था, म्यूटेशन थ्योरी, जो विकास में आगे पढ़ेंगे। तीसरे वैज्ञानिक थे एरिक वान शेरमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की और उन्होंने बताया कि मेंडल ने ये पहले ही नियम खोज लिए थे, यानी कि उन्होंने अपने प्रयोग पहले ही खोज लिए थे, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया, तो उद्यान मटर का चयन किया था। इसका बॉटेनिकल नेम वनस्पति विज्ञान पायसम सेटाइवम है। फिर बात आती है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, कैरेक्टर लिए थे, तो इसका आंसर रहेगा 7 जोड़ी या 14 लक्षण। फिर कौन कौन से लक्षण लिए उस पर चर्चा करते हैं। तो इन्होंने लक्षण लिए थे जैसे पौधे का लंबापन, तो उसमें पौधे की लंबाई के बारे में, तो उसका जो प्रभावी लक्षण होता है वो लंबापन होता है जिसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो अपने आप को प्रदर्शित कर लेते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो लंबापन है पौधे का वो कैपिटल टी वो प्रभावी है, बौनापन स्मॉल टी अप्रभावी है। फिर बात आती है पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति क्या होती है? जो प्रभावी है वो कक्षस्थ है और जो अप्रभावी है वो अग्रस्थ है। कक्षस्थ का मतलब होता है कि पत्ती के कक्ष से या शाखा के कक्ष से पुष्प जो निकलता है उसको हम कक्षस्थ कहते हैं, और यदि तने के शीर्ष पे पुष्प लगा है, बिल्कुल टिप पे यानी कि ऊपर पुष्प लगा है, तो उसको हम अग्रस्थ कहते हैं। तो 2 कैरेक्टर हो गए। तीसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया था फली का रंग। तो जो मटर की फली होती है उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम येलो कहते हैं, पीला, यानी कि प्रभावी लक्षण पीला है, और जो अप्रभावी लक्षण है वो हरा है। फिर फली की आकृति की बात की गई, तो फली की आकृति में जो डोमिनेंट प्रभावी है वो फूली हुई है और जो अप्रभावी है वो चपटी हुई है। 4 कैरेक्टर हो गए। 5वें की बात करें तो पुष्प के रंग की बात की गई, तो पुष्प का जो रंग होता है वो प्रभावी जो है बैंगनी है और अप्रभावी सफ़ेद है। 5 कैरेक्टर। 6ठे की बात आती है बीज का रंग। तो बीज का रंग जो प्रभावी लक्षण है वो पीला है और अप्रभावी लक्षण हरा है। फिर बात आती है बीज की आकृति। बीज कैसा होता है? तो जो प्रभावी है वो गोल है और जो अप्रभावी है वो झुर्रीदार है। गोल को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और झुर्रीदार को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर बात आती है कि मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, कोई और भी पौधा ले सकते थे। तो इसकी मुख्य विशेषताएं इस थी
जिसके कारण इसका चयन उन्होंने किया। पहला तो ये था, इसका जीवन काल जो होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो 3 से 4 महीने का होता है। लाइफ साइकिल कम होने के कारण इसकी अनेक पीढ़ियों का हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो पुष्प होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, तो इसमें स्वपरागण के द्वारा भी स्वपरागण भी कराया जा सकता है। तीसरी चीज़, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चौथी चीज़, इसमें अनेक ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे लंबापन, बौनापन, कक्षस्थ, पुष्प की स्थिति कक्षस्थ है, अग्रस्थ है, तो इसमें कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर भी मिल जाते हैं। इसलिए इस पौधे का चयन किया गया और इसको आसानी से संभालना भी, ज़्यादा लंबा नहीं होता है पौधा, आसानी से संभाला भी जा सकता है। तो ये इतने कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने उद्यान मटर का चयन किया। अब बात आती है कि मेंडल आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि रूप पहुँचते हैं, उन्हीं को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और ये आनुवांशिक लक्षण जिस प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं उसे हम आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। ठीक, अब बात आती है मेंडल ने कितने नियम दिए थे आनुवांशिकता संबंधी, तो 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम की बात करेंगे, तो इसमें इन्होंने क्या बताया, जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमें प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर लेते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब आती है उदाहरण की बात, तो इसमें जब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस, शुद्ध लंबे मतलब जो कैपिटल टी वाले पौधे होंगे, जब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस शुद्ध बौने पौधों से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, कोई भी बौना पौधा प्राप्त नहीं होता है। और हमने अभी बताया था जो पौधे अपने आप को प्रदर्शित कर लेते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। तो हमको प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, अतः ये प्रभावी लक्षण है और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम। तो पृथक्करण के नियम में भी इन्होंने यही बताया कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, किंतु जब इनका स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात 3:1 में प्राप्त होते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करेंगे, तो जब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस शुद्ध बौने पौधों से कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु जब इनका स्वपरागण कराएंगे तो द्वितीय पीढ़ी में 3 लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये आपके शुद्ध लंबे पौधे हैं कैपिटल टी और ये शुद्ध बौने पौधे हैं। फिर यहाँ पे आपको ये मिले तो ये आपके लंबे पौधे हो गए, फिर इनके युग्मक बनेंगे गैमीट्स, ये फोन पीढ़ी है, ये गैमीट्स बनेंगे और ये गैमीट बनने के बाद जब इनका स्वपरागण कराएंगे तो ये आपके द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होगी, जिसमें आपके देखते हैं ये 3 लंबे पौधे हैं और ये आपका 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, फिनोटाइपिक का मतलब होता है दृश्य रूप, जो हमको बाहर से दिखाई देता है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये जो आपके जो 2 लक्षण हैं इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हैं, तो यहाँ पे सो आपको कैपिटल टी ही होगा, तो यानी कि कैपिटल टी लंबापन का है तो इसलिए इनको लंबा कहेंगे। लेकिन ये दोनों शुद्ध लंबे पौधे नहीं हैं, ये संकर लंबे पौधे में आएंगे और ये शुद्ध लंबे में आएंगे। लेकिन ये अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बाहर से देखने की बात करेंगे, तो ये तीनों हमको लंबे दिखेंगे। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 3:1 होगा। अगर जीनोटाइपिक की बात करें तो जीनोटाइपिक का मतलब होता है शुद्धतम रूप। तो अब शुद्धतम, तो ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बौना पौधा है,
लेकिन ये दोनों ना शुद्ध लंबे पौधे हैं ना शुद्ध बौने पौधे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं संकर लंबे पौधे। इसलिए यहाँ पे ये रेशियो 1:2:1 आता है। ठीक, तो ये आपका पृथक्करण का नियम हो गया। फिर आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें एक जोड़ी की बजाय इन्होंने 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया था। तो क्रॉस कराने के पश्चात इनको प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए थे, किंतु जब इनका स्वपरागण कराया गया था तो द्वितीय पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और ये लक्षण एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से आपस में घुल मिल जाते थे, अपव्यूहन करते थे। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल में क्या लिया था, गोल व पीले मटर के बीज लिए थे। गोल व पीले मटर के बीज और हरे व झुर्रीदार मटर के बीज लिए थे। फिर इनका संकरण कराया गया था, क्रॉस कराया गया था, तो इनको प्रथम पीढ़ी में गोल व पीले बीज प्राप्त हुए थे, जबकि जब इनका स्वपरागण कराया गया था तो 4 प्रकार के संयोग प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 नए थे और 2 पुराने थे। 2 नए व 2 पुराने थे। अब इनका क्रॉस कराया गया तो ये आपको क्रॉस दिखा है यहाँ पे। ये गोल पीले हैं, इनको हम गोल को राउंड यानी कि कैपिटल R से डिनोट करेंगे, प्रभावी लक्षण है। पीले को कैपिटल Y से प्रदर्शित करेंगे। और ये आपका हरा और झुर्रीदार है, तो हरा के लिए स्मॉल y और झुर्रीदार के लिए स्मॉल r। इनका क्रॉस कराए, यहाँ पे आपके y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r मिले, क्योंकि कैपिटल Y स्मॉल y के ऊपर प्रभावी है, तो यानी कि कैपिटल Y का लिखेंगे तो कैपिटल Y किसको प्रदर्शित करता है, पीले को। कैपिटल R स्मॉल r है तो यहाँ पे R प्रभावी है, तो इसलिए R का लिखेंगे, तो गोल पीले बीज प्राप्त हुए प्रथम पीढ़ी में। किंतु जब इनका अब द्वितीय पीढ़ी में कराएंगे तो इसका युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक बनाने का तरीका क्या होता है, स्मॉल y की गुणा इन दोनों से कराएंगे, R और R से। तो पहले इस कैपिटल Y की गुणा कैपिटल R से कराए तो वहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए कैपिटल Y कैपिटल R। फिर इस कैपिटल Y की गुणा स्मॉल r से कराए तो यहाँ पे लिख दिए। फिर स्मॉल y की गुणा इन दोनों से कराएंगे तो स्मॉल y की गुणा कैपिटल R से कराए तो यहाँ लिख दिए। फिर स्मॉल y की गुणा इससे कराए तो यहाँ लिख दिए। तो ये आपके युग्मक बन गए। इन्हीं युग्मकों को हम इधर भी लिख लेते हैं और फिर इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी गुणा कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R की गुणा कैपिटल Y कैपिटल R से होगी, तो इस y एक पास R एक पास। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गोल पीला, क्योंकि कैपिटल Y पीले को और कैपिटल R गोल को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें नाम जब आपको लिखने हैं तो कैपिटल चीज़ जब तक मिलती रहे। मान लो आपको यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैपिटल Y क्या है, प्रभावी है स्मॉल y के ऊपर, तो यही प्रदर्शित होगा ना। तो ये किसका प्रतीक है, पीले का, तो पीला लिखेंगे, स्मॉल y को छोड़ देंगे। कैपिटल R प्रभावी है स्मॉल r के ऊपर, तो हम कैपिटल R प्रदर्शित होगा तो इसको लिखेंगे। तो ये किसका प्रतीक है, गोल का, तो गोल पीला। अब बात आती है जब हमको कैपिटल Y या कैपिटल R ना मिले, तो जैसे यहाँ की बात करें, दोनों स्मॉल y हैं, तो यहाँ पे जब दोनों स्मॉल y हैं तो हमको मजबूरी है यही लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल y किसके बारे में प्रदर्शित करता है, हरे के बारे में, तो हम हरा लिखेंगे। और कैपिटल R है तो गोल, तो ये हरा गोल। ठीक, तो जब हम ऐसे ही क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमको 4 प्रकार के संयोग मिले हैं। हम लेके चले थे गोल पीला और हरा झुर्रीदार, लेकिन हमको बीच में 2 और मिले, क्योंकि गोल जो था वो हरे के साथ संयोग कर लिया और जो पीला था वो झुर्रीदार के साथ संयोग कर लिया। तो ये रेशियो 9:3:3:1 का प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान देना है, इसके अंदर जब नाम लिखेंगे तो हमको वही चीज़ लिखनी है जो कैपिटल Y जो कैपिटल में लिखा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम स्मॉल को लिखेंगे। ठीक, तो ये ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।